यगिस्तान की हवा में ऐसी सर्दी घुली हुई थी जैसे किसी ने पुराने कब्रिस्तान की मिट्टी उठाकर फिजा में उड़ा दी हो। और जायान जब शहर की टूटी हुई फसील से निकलकर उस वीरान कुएं के पास पहुंचा तो उसे साफ साफ अपने नाम की सरगोशी सुनाई दी। आवाज न मर्द की थी, न औरत की, न बूढ़ी, न जवान, बस इतनी धीमी और इतनी करीब थी जैसे किसी ने उसके कान के अंदर मुंह रखकर कहा हो, जायान, देर हो रही है, वक्त बंद होने से पहले पहुंच जा। वो वही जम गया। उसके हाथ में मिट्टी का छोटा सा चिराग था जिसकी लौ हवा से कांप रही थी। सामने कुआं था, आधा रेत में दबा हुआ, आधा अंधेरे में। कुएं के पत्थरों पर पुरानी काई जमी थी। हालांकि उस पूरे इलाके में बरसों से पानी का नामो निशान न था। जाया ने कई बार अपने आप से कहा कि वापस लौट जा, ये रात खैर की नहीं, मगर फिर उसने वही आवाज दोबारा सुनी और इस बार आवाज में अजीब सी घबराहट थी। अगर आज न आया तो बहुत देर हो जाएगी। ये वो लम्हा था जब उसके दिल में पहली बार अपनी मरहूम मां की दी हुई अंगूठी का बोझ महसूस हुआ। अब तक वो उसे महज एक पुरानी अमानत समझता आया था, तांबे और चांदी की मिलीजुली सी एक सादा अंगूठी जिसके अंदरूनी हिस्से में बारीक बारीक निशान बने थे, जैसे किसी ने वक्त के दायरे को धातु में कैद कर दिया हो। मगर उस रात वीरान कुएं के पास उसे पहली बार लगा कि ये अंगूठी कोई खामोश चीज नहीं, बल्कि एक इंतजार है, एक राज है, एक हिसाब है जो अभी पूरा होना बाकी है। लेकिन उस रात की बात शुरू करने से पहले तुम्हें जायान को जानना होगा, वरना ये दास्तान अधूरी लगेगी। वो पुराने शहर दारुसुहरा के पिछले हिस्से में रहता था, जहां अमीरों के महलात नहीं, गरीबों के कच्चे सहन थे, जहां बाजार की रौनक खत्म होते ही सन्नाटा उतर आता था, जहां दिन को धूल उड़ती थी और रात को दीवारों से नमी और तन्हाई की बू आती थी। उसकी कच्ची सी दुकान शहर के उस हिस्से में थी जहां लोहार, कुम्हार, चमड़े वाले और पुराने बर्तन जोड़ने वाले बैठते थे। जायान का काम इन सब से जरा अलग था। वो टूटी हुई चीजों को जोड़ता था, मगर सिर्फ बर्तन नहीं। वो पुरानी कुफले ठीक करता, घड़ियां नुमा आपमाने दुरुस्त करता, काफिलों के लिए धूप से वक्त जानचने वाले छोटे आले बनाता और कभी कभी किसी पुरानी तलवार के दस्ते में ऐसी मरम्मत कर देता कि तलवार फिर से जवान लगने लगती। लोग कहते थे उसके हाथ में बरकत है। कोई मिट्टी का घड़ा अगर उसके हाथ से जुड़ जाए तो देर तक नहीं टूटता। किसी चिराग की टूटी हुई चोंच वो बांध दे तो तेल कम खर्च होता। किसी राहगीर की बोसीदा जूती वो सिल दे तो लंबा सफर निभ जाता। जायान खुद ये बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता और कहता, बरकत हाथ में नहीं, नियत में होती है। मगर हकीकत ये थी कि उसके काम में वाकई कोई खामोश सा नूर था। वो काम जल्दी नहीं करता था, हर चीज से ऐसे पेश आता जैसे वो बेजान नहीं, अमानत हो। उसके पास दौलत नहीं थी, कपड़े सादे, घर टूटा फूटा, खाने में अक्सर जौ की रोटी और पानी। बाप बचपन में किसी नामालूम सफर में गुम हो गया था। मां ने सारी उम्र गुर्बत में गुजारी और फिर एक सर्द सुबह वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। जाते जाते उसने जायान की हथेली में वही अंगूठी रखकर कहा था, इसे बेचना नहीं, इसे दिखाना नहीं, और जब कभी वक्त खुद तुम्हें आवाज दे, डरना नहीं। बस इतना ही कहा था। न ये बताया कि अंगूठी कहां से आई, न ये कि किससे बचाकर रखनी है। जायान अकेला रह गया। अकेला आदमी अगर नेक हो तो दुनिया उसे या तो इस्तेमाल करती है या कुचलना चाहती है। दारुसुहरा में भी यही हुआ। शहर का महसूलदार बारिक बिन हुमायूं एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे पर हमेशा अत्तर की खुशबू रहती थी, मगर दिल में सड़ांध थी। वो रेशमी जब्बा पहनता, ऊंची पालकी में चलता और गरीबों के दरवाजों पर अपने सिपाही भेजकर आखिरी मुट्ठी आटा तक उठवा लेता। उसका कहना था, सल्तनत महसूल से चलती है। मगर शहर जानता था कि महल के खजाने से ज्यादा उसके जाती तहखाने भर रहे हैं। बारिक की नजर एक बार जायान पर उस दिन पड़ी जब जाया ने बाजार में एक बूढ़े दरवेश का टूटा हुआ असा बगैर उजरत लिए जोड़ दिया। बारिक वहां से गुजर रहा था। उसने ये मंजर देखा, फिर जायान के हाथ पर निगाह गई, जहां काम करते वक्त आस्तीन हटने से अंगूठी की चांदी जरा सी चमक गई थी। बस एक लम्हा, मगर कुछ निगाहें एक लम्हे में भी शिकार ढूंढ लेती है। बारिक रुक गया। ये अंगूठी कहां से आई? जायान चौंका, जल्दी से आस्तीन खींची। घर की पुरानी चीज है हुजूर। बारिक ने मुस्कुरा कर देखा। वो मुस्कुराहट वैसी थी जैसे साफ धूप में बदन सीधा करे। पुरानी चीजें बाज औकात बहुत कीमती निकलती है, ख्याल रखना कहीं चोर न ले जाए। वो तो चला गया, मगर उस दिन से जायान के आसपास हवा बदल गई। कभी दुकान के सामने कोई अजनबी आकर देर तक चीजें टटोलता रहता,
कभी रात को गली में कदमों की चाप सुनाई देती, कभी किसी बच्चे के हाथ एक पर्ची आती जिस पर सिर्फ इतना लिखा होता, जो चीज तुम्हारे पास है वो तुम्हारी नहीं। जायान ने शुरू में तवज्जो न दी। उसे लगा शायद बारिक महज डराना चाहता है, मगर फिर एक और वाकया हुआ। शहर के पिछले हिस्से में एक पुरानी सराय थी, बरसों से खाली, आधी गिरी हुई। उसके पीछे एक छोटी सी तंग गली कब्रिस्तान तक जाती थी। जायान वहां हर तीसरे दिन रात गए जाता और किसी को खबर न थी क्यों। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे पागल कहते थे। कोई कहता कभी शाही महल में कनीज थी, कोई कहता किसी वबा से बची हुई बदकिस्मत है, कोई कहता उसने ऐसी बात देख ली थी जो देखने वाले जिंदा नहीं छोड़े जाते। उसकी एक आंख सफेद हो चुकी थी, दूसरी कमजोर थी, टांग में जख्म था, चल नहीं सकती थी। वो सराय के पिछले टूटे कमरे में पड़ी रहती। दिन में कोई उसके करीब न जाता, रात में कुत्ते भी उस दरवाजे के पास नहीं भौंकते थे। जायान उसे चुपके से रोटी, पानी, कभी जोशानदा, कभी मरहम दे आता। उसने कभी किसी से जिक्र न किया। न वो औरत मांगती थी, न वो एहसान जताता था, बस खामोशी से दरवाजे के पास चीजें रख देता। मगर एक रात जब वो वापस मुड़ रहा था, पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, तू देर से आया है जायान। जायान के कदम रुक गए। आप मेरा नाम जानती हैं? उसने हंसी जैसी एक खुरदरी आवाज निकाली। मैं इतना भी नहीं भूली जितना लोग समझते हैं। जायान पलटा। चिराग की धीमी रोशनी में बूढ़ी औरत के चेहरे पर पुरानी चोटों के निशान नजर आए। उसकी निगाह सीधी जायान के हाथ पर गई। आस्तीन फिर थोड़ी खिसकी हुई थी। अंगूठी दिख गई। वो एकदम खामोश हो गई। उसके होंठ कांपे। यही तुझे किसने दी? मेरी मां ने, और उससे पहले? मुझे नहीं मालूम। बूढ़ी औरत ने दीवार थाम ली, जैसे अंदर से कोई बहुत पुरानी चोट जाग उठी हो। तो फिर वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त? मगर उसने जवाब न दिया, बस एक जुमला कहा, अगली जुमेरात चांद ढलने के बाद शहर के बाहर पुराने कुएं पर आना। अकेले, अगर जिंदा रहना है तो आना, अगर सच जानना है तो जरूर आना। जायान उस रात भर सो न सका। अब जिंदगी उसके लिए वैसे भी आसान न थी। बारिक के सिपाही दुकान पर आए और बेसबब महसूल बढ़ा दिया। बाजार के एक दौलतमंद सौदागर नौफल ने, जो बारिक का खुफिया शरीक था, जायान से कहा, दुकान बेच दो, काम छोड़ दो, मेरे कारखाने में आ जाओ, जो कुछ कमाओगे हिस्से पर चलेगा। जायान ने इनकार किया तो अगले ही दिन उसकी दुकान के सामने कीचड़ फेंक दी गई ताकि गाहक ना आए। फिर किसी ने रात को उसके औजार चुरा लिए। फिर एक मोमर कारीगर जो कभी उसकी मदद करता था, अचानक गायब हो गया। शहर की फिजा बदल रही थी। दारू सुहारा पर कई महीनों से खुश्क साली थी। कुएं नीचे जा रहे थे, काफिले कम आ रहे थे, सराय सुनसान हो रही थी। बाजार में खजूर महंगी, आटा कम, और लोगों के चेहरे जर्द हो गए थे। ऐसे वक्त में अफवाहें जल्दी फैलती हैं। एक अफवाह ये उड़ी कि शहर के नीचे पुरानी नहरें हैं जो कभी बादशाहों के जमाने में चलती थी। दूसरी ये कि उन नहरों की कुंजी एक अंगूठी में है। तीसरी ये कि वो अंगूठी किसी गरीब के पास है जिसे खुद खबर नहीं। ये अफवाह किसने फैलाई किसी को मालूम न हुआ, लेकिन जायान समझ गया कि शिकार अब सिर्फ उसकी अंगूठी नहीं, उसकी जान भी है। जुमेरात की रात आई। शहर पर ऐसा अंधेरा उतरा जैसे आसमान ने अपनी सांस रोक ली हो। दूर महलात की सिमत चंद मीनारों पर मशले जल रही थी, बाकी सब कुछ कालिख में डूबा हुआ था। जायान ने अपनी दुकान बंद की, चिराग लिया, अंगूठी मजबूती से उंगली में पहन ली और सील के दरवाजे से बाहर निकल गया। हवा में रेत थी, कदमों के नीचे बजरी चरचरा रही थी। रास्ते में एक वीरान सराय आई जिसके दरवाजे टूटे हुए थे। एक लम्हे को उसे अंदर से जंजीर घिसटने की आवाज सुनाई दी। फिर कोई न था। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक बोसीदा खजूर के नीचे रुका। वहां किसी ने हाल ही में आग जलाई थी। राख अभी नीम गर्म थी। जायान का दिल धड़का। क्या कोई उससे पहले यहां आया था? वो कुएं तक पहुंचा, वही कुआं जिसका जिक्र शुरू में हुआ। हवा तेज हुई, चिराग कांपा। उसने कुएं में झांका, नीचे सिर्फ सिया खालीपन था। तब अचानक पीछे से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, इधर देखो मत, आज रात नीचे अंधेरा नहीं, भूख जाग रही है। जायान झटके से मुड़ा। बूढ़ी औरत वाकई वहां थी, मगर वो पहले से कमजोर नहीं, अजीब तरह से सीधी खड़ी थी। हाथ में लकड़ी का असा, कंधे पर सियाह चादर। उसकी सफेद आंख भी जैसे कुछ देख रही थी। आप यहां कैसे पहुंची? जैसे कुछ लोग जिंदा रहते हैं, जबकि सब समझते हैं वो मर चुके। जायान कुछ समझता
इससे पहले वो उसके करीब आई और एक टूटे हुए पत्थर पर हाथ रखकर बोली, ये अंगूठी तेरा जेवर नहीं, अमानत है। और जिस दिन बारिक ने इसे देखा था, मैं समझ गई थी कि देर अब ज्यादा नहीं। यह क्या? बूढ़ी औरत ने गहरा सांस लिया। यह वक्त की अंगूठी है, मगर लोगों के समझने वाली नहीं। यह वक्त वापस नहीं करती, यह वक्त का दरवाजा खोलती है। पुरानी नहरों, पुरानी घड़ियों, पुराने वादों के दरवाजे। तेरे बाप ने इसे संभाला था, फिर तेरी मां तक पहुंची। मेरे बाप, वो तो एक आम मुसाफिर थे। बूढ़ी औरत ने सख्ती से उसकी बात काट दी। नहीं, वो दारुसुहरा के आखिरी अमीनाब थे, शहर के ज़ेर-ए-ज़मीन पानी के निजाम के निगहबान, जिन्हें गद्दार कहकर गायब कर दिया गया ताकि जालिम लोग पानी बेच सकें, प्याज खरीद सकें और रहम को भी महसूल के नीचे दफन कर सकें। जायान का सांस रुक गया। ये नहीं हो सकता। बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। जो कुछ तुमने सुना वो आधा भी नहीं दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। कुएं के पीछे वाले अंधेरे से अचानक 3 तीर चमके। एक पत्थर से टकराया, दूसरा चिराग बुझा गया, तीसरा बूढ़ी औरत के कंधे में धंस गया। जायान ने चीख कर उसे थामा। रात एकदम जिंदा हो गई। चारों तरफ दौड़ते कदम, दबे हुए इशारे, तलवारों की झंकार। भागो! बूढ़ी औरत ने जख्म के बावजूद जायान को धक्का दिया। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर जायान भागने के बजाय उसे सहारा देकर कुएं के किनारे के पीछे झुका। अंधेरा अब मुकम्मल था। सिर्फ आसमान के सितारे और दूर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज। उसने पांव से रेत हटाकर देखा तो पत्थर के नीचे एक लोहे की छोटी सी गिरफ्त लगी थी, जैसे कोई दरवाजा सदियों से जमीन के नीचे सो रहा हो। बूढ़ी औरत ने दर्द से कांपते हुए कहा, अंगूठी, इसे इस खाने पर रख। जायान के हाथ लरज रहे थे। उसने अंगूठी उतारी, गिरफ्त के ऊपर बनी गोल मोहर पर रख दी। एक सर्द सी खनक हुई, फिर जमीन के अंदर कुछ चरमराया। कुएं के पहलू में दबी पत्थरीली सिल एक उंगली भर खिसक गई और नीचे तारीक जीना जाहिर हो गया। ऊपर से आवाज आई, वो यही है। जायान ने बूढ़ी औरत को थाम कर नीचे उतारना चाहा, मगर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं रह जाऊं तो रुकना नहीं। और सुन, जिस पर कभी सबसे कम शक हो सकता है असल सांप वही हो। किसकी बात कर रही है आप? उसके होंठ हिले। वो एक नाम लेना चाहती थी, मगर ऊपर से एक भारी कदम करीब आया और नीचे की अंधेरी सीढ़ियों में उतरने से पहले जायान ने सिर्फ इतना सुना, नौफल, अकेला नहीं। फिर ऊपर तलवार चमकी और नीचे अंधेरा जायान को अपने अंदर ले गया। नीचे की हवा ऊपर के रेगिस्तान से भी ज्यादा ठंडी थी। जायान ने एक हाथ से दीवार थामी हुई थी, दूसरे से बूढ़ी औरत को। सीढ़ियां तंग, नमालूद और पत्थर पुरानी नमी से चिपचिपे थे। ऊपर से दुश्मनों की आवाजें आ रही थी, मगर वो आवाजें जैसे धुंध में लिपटी पड़ रही थी। कई मोड़ मुड़ने के बाद वो एक लंबी सुरंग में पहुंचे। वहां दीवारों के साथ साथ बारीक नालियां चल रही थी, जिनमें कहीं कहीं पानी की हल्की सी चमक दिखाई देती थी। पानी दारुसुहरा के नीचे वाकई पानी था। जायान के दिल में एक साथ हैरत, खौफ और गुस्सा जागा। ऊपर लोग प्यास से मर रहे थे और नीचे ये रगें अभी जिंदा थी। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा कमरा था। दरमियान में पत्थर की मेज, एक तरफ जंगालू डाला जिस पर दायरे और निशान बने हुए थे, दूसरी तरफ सूखे कपड़े, कुछ शीशियां और एक कदीम आपमाना, जैसे कभी किसी ने इस जगह को खुफिया कारगाह बनाया हो। बूढ़ी औरत ने बैठते ही कांपती आवाज में कहा, ये तीर निकाल दो, वरना सुबह से पहले मैं नहीं बचूंगी। जायान को मरहम पट्टी आती थी। उसने कई मुसाफिरों के जख्म देखे थे, मगर इस बार उसके हाथ लरज रहे थे। फिर भी जब उसने तीर निकाला, कपड़ा दबाया, जड़ी बूटी पीसी और मरहम रखा, तो हैरतंगेज तौर पर खून जल्द थम गया। बूढ़ी औरत ने उसके हाथों को देखा, आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, हाँ वही बरकत। आप कौन है? जायान ने पूछा। मैं सफिया हूं, कभी महल के इल्मी किताबखाने में नविश्ते संभालती थी। तेरे बाप सलमान बिन राशिद के साथ काम करती थी। वो पानी के रास्तों, आबी घड़ियों और रेगिस्तानी वक्तपेमाई के माहिर थे। उन्होंने ये शहर बनाया नहीं, मगर डूबते हुए शहर को सहारा दिया था। फिर उनके साथ क्या हुआ? सफिया की आवाज बोझल हो गई। बारिक उस वक्त बारिक नहीं था, एक मामूली मुहर्रिर था, हिसाब लिखने वाला। नौफल एक छोटा सौदागर। दोनों ने मिलकर पानी के रास्तों का राज जानना चाहा। तेरे बाप ने इनकार किया। फिर शाही खजाने से चोरी, गद्दारी, न जाने क्या क्या इल्जाम लगा। एक रात सलमान गायब कर दिए गए।
तेरी माँ ने अंगूठी बचा ली। हम चंद लोग बचे थे। फिर एक एक करके सब गायब होते गए। जायान पत्थर की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। दुनिया जैसे उसके नीचे से खिसक रही थी। उसे अपनी माँ का थका हुआ चेहरा याद आया। वो खामोशी से कितने बोझ उठाए रही थी। अगर ये सब सच है तो फिर हम अभी बादशाह के पास क्यों नहीं जाते? सफिया हंसी, मगर उस हंसी में तलखी थी। बादशाह बीमार है, महल हिसार में है, और उन तक वही पहुंचता है जिसे बारिक पहुंचने दे। शहर पर असल राज अब महसूल और खौफ का है। उन्होंने रात वही गुजारी। ऊपर दुश्मन ढूंढते रहे, नीचे सुरंग खामोश रही। कभी कभी दूर कहीं पानी टपकता, कभी दीवारों के पीछे कोई धातु बोलती, जैसे पुराना निजाम अभी पूरी तरह मरा ना हो। जायान नींद में भी चौंक चौंक उठता रहा। उसे लगा कोई सुरंग के दूसरे सिरे से चलकर आ रहा है, मगर हर बार सिर्फ खामोशी मिलती। सुबह हुई तो सफिया ने उसे एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा नक्शा दिया। ये पूरा नहीं, मगर काफी है। शहर के नीचे कई रास्ते हैं। एक रास्ता कदीम रगाह तक जाता है, जो अब वीरान पड़ी है। असल हिसाब वहां खुलेगा। अंगूठी के अंदरूनी निशान उस रज़दगाह के आले से मिलते हैं। अगर हम वहां पहुंच गए तो पानी के दरवाजे खुल सकते हैं और तेरे बाप की बेगुनाही का सबूत भी मिल सकता है। आप इस हालत में, मैं चलूंगी जब तक सांस है। अमानत पूरी करनी है। 2 दिन वो सुरंगों, खाली हुजरों और शहर के मजाफात की टूटी हुई राहों से बचते बचाते निकले। दिन में छिपते, रात में चलते। जायान ने रास्ते में सफिया के लिए पानी ढूंढा, सूखी खजूर नरम करके खिलाई, अपने हिस्से की रोटी भी दे दी। एक जगह उन्हें रेत में धंसे हुए एक नन्हे हिरन का बच्चा मिला, जिसकी टांग कांटेदार लोहे में फंसी थी। सफिया ने कहा, वक्त कम है, छोड़ दो वरना हम पकड़े जाएंगे। मगर जायान उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांटा निकाला, कपड़े की पट्टी बांधी, पानी पिलाया और हिरन का बच्चा कुछ देर कांपता रहा, फिर लड़खड़ाते हुए अंधेरे में गुम हो गया। सफिया ने उसे देखा और आहिस्ता से कहा, जो बेजुबान पर रहम करता है उसके लिए जमीन भी एक दिन जुबान खोलती है। उस शाम वो एक छोटे काफिले तक पहुंचे जो जुनूब से आया था और उत्तरी शाहराह की तरफ जा रहा था। काफिले का सरदार एक दरमियानी उम्र का शख्स था, खाकी चादर ओढ़े, चेहरा आधा ढका हुआ, आवाज नरम मगर आंखें बहुत गौर से देखने वाली। उसने सफिया को बीमार और जायान को थका हुआ पाया तो अपनी सरायनुमा खेमा गाड़ी में जगह दे दी। नाम? उसने पूछा। जायान। काम? टूटी चीजें जोड़ता हूं। वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा काम है, सल्तनतें भी आखिर टूटी हुई चीजें ही होती हैं, मगर उन्हें जोड़ने वाले कम मिलते हैं। जायान ने उस वक्त इस जुमले पर ज्यादा गौर न किया। काफिला चल पड़ा। दिन को तेज धूप, रात को यख हवा। ऊंटों की घंटियां दूर तक बजती। कभी कोई पुराना मीनार दिख जाता, कभी रेत में दबी हुई दीवारें, कभी ऐसी सुनसान सराय जहां लगता अभी दरवाजा खुलेगा और सदियों पुराना मुसाफिर बाहर निकल आएगा। एक रात काफिला एक शिकस्ता कारवान सराय में ठहरा। चारों तरफ मेहराबें थी, आधी गिरी हुई, दरमियान में सूखा हौज, ऊपर चांद टुकड़ों में बंटता हुआ। सफिया सो गई, मगर जायान को नींद न आई। उसे लगा किसी ने सराय के पिछले हिस्से में लोहे पर लोहा खटखटाया है। वो दबी चाल वहां पहुंचा तो देखा 2 आदमी अंधेरे में सरगोशी कर रहे थे। एक की आवाज नौफल की थी, दूसरी पहचानी न गई। अंगूठी इस लड़के के पास है और रज़दगाह वो खुद हमें वहां ले जाएगा। बूढ़ी औरत को जिंदा रहने दो, वो पुराने रास्ते जानती है। और काफिले वाला, उसे कुछ खबर नहीं, वो ताजिर है, ताजिर ही रहेगा। जायान के बदन में बर्फ दौड़ गई। वो पलटने ही वाला था कि उसके कदम के नीचे सूखी हड्डी टूटी। आवाज हुई। दोनों आदमी चौकन्ने हुए। कौन? जायान दौड़ पड़ा। अंधेरे में मेहराबों के बीच से गुजरता हुआ वो हौज के पास पहुंचा ही था कि किसी ने उसका बाजू पकड़ लिया। वो समझा दुश्मन है, मगर वही काफिले का सरदार था। आवाज नीचे रखो, वो यहां है। नौफल। काफिले वाले की आंखें एकदम तेज हो गई। मुझे मालूम था साया हमारे पीछे है, मगर इतना करीब आ जाएगा ये न समझा था। आप कौन है? अभी ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि फजर से पहले हमें यहां से निकलना होगा। दोस्तों, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। फजर से जरा पहले सफिया गायब हो गई। बस उसकी खून लगी पट्टी मिली और घिसटने के निशान। काफिले में हलचल मच गई। जायान हर जगह ढूंढता रहा। फिर एक अंधेरी कोठरी में दीवार पर खुरचा हुआ जुमला मिला, रज़दगाह आओ, अकेले, वरना सफिया मर जाएगी। सरदार ने कहा, यह चाल है,
वो तुम्हें तन्हा चाहते हैं। मैं सफिया को छोड़ नहीं सकता, जायान बोला। कुछ सोचकर उसने छोटा खजर दिया और रास्ता बताया। पिछली टूटी सीढ़ी से जाना और याद रखना, वक्त को पढ़ना। जायान अकेला रवाना हुआ। कदीम रज़दगाह आधी रेत में दबी थी। अंदर दाखिल हुआ तो हर तरफ खामोशी, सितारों के नक्श और एक बड़ा सा आला था। एक सुतून से सफिया बंधी थी, जख्मी मगर जिंदा। सामने नौफल और उसके साथ बारिक। अंगूठी दे दो, बारिक बोला। पहले उसे छोड़ो, सफिया ने कमजोर आवाज में कहा। इसकी बात न मानना। बारिक हंसा और झूठा खजाने का किस्सा सुनाने लगा। मगर जायान की नजर फर्श की लकीरों और अंदर आती रोशनी पर टिक गई। अंगूठी के निशान उस जाविये से मिल रहे थे। वो घुटनों के बल बैठ गया और अचानक अंगूठी दायरे में लगा दी। फिर जंगालूद बाजू घुमाया। पहले सन्नाटा, फिर जमीन कांपी। इसे रोको, बारिक चिल्लाया। मगर देर हो चुकी थी। नीचे से पानी की गरज उठी, पत्थर खिसका, सीढ़ियां और एक लोहे का संदूक उभरा। जायान ने अंगूठी लगाई, संदूक खुल गया। अंदर सोना नहीं, कागजात, शाही मुहर और आबी घड़ी का पुर्जा था। सफिया रो पड़ी। ये खजाना नहीं, सबूत है। नविश्तों में साजिश साफ लिखी थी। ये देखकर नौफल पीछे हटा और बारिक पर तलवार तान दी। मैंने लालच किया था, तुला नहीं। और रज़दगाह में तलवारें चमक उठीं। जायान ने सफिया को आजाद किया। पानी का शोर बढ़ रहा था। आला तेज घूम रहा था। बाहर से घोड़ों की आवाज आई। दरवाजे पर वही काफिले वाला खड़ा था, मगर अब उसके साथ शाही मुहाफिज थे। बारिक का चेहरा उतर गया। अमीर? जायान समझ गया, ये कोई आम आदमी नहीं, वो खुद वाली आजम अमीर सुलेमान शाह था, जो भेस बदलकर सच देख रहा था। अब सब उसके सामने था। अमीर की आवाज सख्त थी। हथियार डाल दो, बारिक। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। बारिक ने यकदम खुद को संभाला। ऐसे लोग आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें अपनी चालाकी पर जरूरत से ज्यादा यकीन होता है। उसने एक नजर रज़दगाह के घूमते आले पर डाली, दूसरी जायान के हाथ के कागजात पर, फिर नीचे खुलती सीढ़ियों पर जहां पानी की गूंज बढ़ रही थी। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अमीर, अगर मैं चाहूं तो यह पूरा निजाम तोड़ दूं। शहर पानी से भर जाएगा। अमीर ने सख्ती से कहा, तुम पहले ही लोगों की प्यास के जिम्मेदार हो। बारिक हंसा, और ये लड़का एक मामूली कारीगर। सफिया ने जवाब दिया, मामूली नहीं, सच्चा है दोस्तों। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। बारिक ने अचानक नौफल को खींचकर उसके सीने में खजर उतार दिया और हंगामे में सीढ़ियों की तरफ भागा। इरादा साफ था, या तो निजाम तबाह करे या गायब हो जाए। जायान उसके पीछे दौड़ा। नीचे लंबी राहदारी, बड़े पहिए, नालियां और पुराना ज़ेरे ज़मीन आबी निजाम था, टूटा हुआ मगर जिंदा। बारिक मरकजी चक्र तक पहुंचा और उसे जोर से घुमाने लगा। धात चीखी, रुक जाओ, जायान चिल्लाया। पानी पर कब्जा ही असली ताकत है। बारिक गरजा। उसने खजर फेंका। जायान के कंधे को छू गया, मगर वो रुका नहीं। उसने पास का पहिया थामा, अंगूठी और निशानों को देखकर सही सिमत समझी और धीरे से घुमाया। दबाव बदला, दूसरा पहिया सीधा हुआ। बारिक फिसल कर किनारे से लटक गया। नीचे गरजता पानी। जायान एक कदम दूर था। चाहता तो छोड़ देता, फिर भी उसने हाथ बढ़ाया। तुम मुझे बचाओगे? बारिक हैरान हुआ। जालिम जैसा नहीं बनना चाहता, जायान ने कहा, मगर बारिक आखिरी दम तक धोखा देना चाहता था। दूसरे हाथ से फिर निजाम तोड़ने की कोशिश की। ऊपर से सफिया की आवाज आई, जायान छोड़ दो। जायान ने गहरी सांस ली। अब फैसला तुम खुद कर रहे हो। बारिक की पकड़ छूटी। वो नीचे पानी में गिरा। एक चीख, फिर खामोशी। नीचे सिर्फ पानी का शोर रह गया। जायान दीवार से लग गया। कंधे से खून बह रहा था। अमीर और सिपाही नीचे पहुंचे। नौफल मर चुका था। सफिया कमजोर मगर मुतमिन थी। निजाम संभाल सकते हो? अमीर ने पूछा। अगर वक्त है तो हाँ, जायान ने कहा। सब हट गए। फिर जायान काम में लग गया। कहीं जंग साफ की, कहीं सलाख सीधी की, कहीं दबाव बदला, कहीं पुर्जे जोड़े। उसके हाथ जख्मी थे, मगर जैसे जैसे वो चलता गया, निजाम जागता गया। एक दरवाजा खुला, फिर दूसरा, और फिर पत्थरों में पानी दौड़ा। ऊपर से आवाज आई, जैसे सूखा कुआं फिर जी उठा हो। दारुस सुहरा के पहले कुएं में पानी आ गया था। ऊपर शहर में सुबह हो रही थी। लोग बाहर निकले। किसी ने पुकारा, पानी। कोई सजदे में गिर पड़ा, कोई रोते बच्चों को उठाने लगा। मस्जिदों,
सराओं और गरीब महलों के कुओं में पानी उभरने लगा और खबर आग की तरह फैल गई। जेर-ए-ज़मीं नहरें जाग गई हैं। अमीर ने उसी दिन बड़े दरबार का हुक्म दिया। बारिक की लाश न मिली, मगर उसकी मुहर, हिसाब और सारे सबूत मौजूद थे। नौफल मर चुका था। रजदगाह से मिलने वाले नविश्ते, सफिया की गवाही, शाही मुहर और सबसे बढ़कर शहर में जारी होता पानी, अब इनकार की गुंजाइश कम थी। दरबार वाले दिन दारुस सुहरा के लोग महल के सहन में जमा थे। अमीर मसनद पर था। काजी, उमरा और सिपह सालार हाजिर थे। जायान सादे कपड़ों में लाया गया, कंधे पर पट्टी बंधी थी और सफिया पर्दादार कजावे में आई। दरबार में हिसाब, शाही फरमान, आबी निजाम की रजिस्ट्री और बारिक का अधूरा एतराफनामा पढ़ा गया। सरगोशियां फैल गई, क्योंकि जालिम कभी अकेला नहीं होता। मगर सच अभी पूरा जाहिर नहीं हुआ था दोस्तों। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी न था। सफिया ने एक छोटा धाती संदूकचा पेश किया, जिसमें सलमान बिन राशिद की आखिरी तहरीर थी, जिसमें बारिक और नौफल की साजिश और अंगूठी की अमानत का जिक्र था। फिर उसने कहा, जायान सिर्फ सलमान का बेटा नहीं, वो अमीन आपका असल वारिस है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीर मसनद से उतरकर जायान के पास आया और बोला, तुम्हारे बाप का दाग धुल गया। तुम्हें दौलत, जमीन और आला ओहदा दिया जाता है। सहन में खुशी की आवाज उठी, मगर जायान ने सर झुकाकर कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर इनाम देना है तो गरीबों का महसूल माफ कर दीजिए, कर्जदार कैदी रिहा कर दीजिए और कुओं व सराओं की मरम्मत करा दीजिए। मुझे बस एक मामूली कारीगर रहकर इस निजाम की खिदमत करने दीजिए। दरबार फिर खामोश हो गया। इस बार असर से अमीर ने उसकी बात मान ली और ऐलान किया कि महसूल माफ होगा, कैदी रिहा होंगे और शहर की मरम्मत शाही खर्च से होगी। साथ ही जायान को आजादी दी कि वो जैसे चाहे जिंदगी गुजारे। लोगों ने उस दिन पहली बार इंसाफ को अपनी आंखों से उतरते देखा। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसी मजीद कहानियां सुनने को मिले। सफिया कुछ ही दिनों बाद दुनिया से रुखसत हो गई, मगर चेहरे पर सुकून था। जाते वक्त उसने कहा, अंगूठी में ताकत नहीं, अमानत थी। असली ताकत तुम्हारी नियत और रब की मदद में है। जायान अपनी पुरानी दुकान पर लौट आया। लोग दूर दूर से चीजें ठीक कराने आते, मगर वो उजरत वही रखता जो गरीब दे सके, कई बार मुफ्त भी। रात को वो नहरों की देखभाल करता, क्योंकि उसके लिए वही शहर की धड़कन थी। वो अंगूठी अब भी उसके पास थी, मगर वो उसे छिपा कर रखता। कभी काम के वक्त पहनता, फिर उतार देता। उसने उसे कभी शान नहीं बनाया, क्योंकि वो जान चुका था कि बास चीजें मिलने के लिए नहीं, संभालने के लिए होती है। लोगों में एक और किस्सा मशहूर हुआ। कहते हैं जिस रात बारिक बहते पानी में गिरा, उस रात के बाद कई महीनों तक कभी कभी सूखे नाले के पास से अत्तर जैसी बू आती थी, और फिर फौरन काई और जंग की। कुछ बूढ़े कहते, जुल्म जब डूबता है तो बदबू देर तक पानी में रहती है। मगर जायान ऐसी बातों पर खामोश रहता। वो जानता था कि असल बदरूह कब्रिस्तानों में नहीं, लालची दिलों में पलती है। कई साल गुजर गए, दारुस सुहरा बदल गया, कुएं भरे रहने लगे, मुसाफिर खाने आबाद हुए, काफिले वापस आने लगे। गुर्बत खत्म तो न हुई, मगर उस पर भूख जैसा जुल्म कम हो गया। अमीर सुलेमान शाह कभी कभी आम लिबास में फिर आता और जायान की दुकान के सामने खामोश खड़ा देखता रहता कि वो किस तरह एक गरीब चरवाहे की टूटी बांसुरी भी उसी तवज्जो से ठीक करता है जिस तवज्जो से किसी अमीर का आबी आला। एक दिन अमीर ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरा ओहदा तो ठुकरा दिया, मगर शहर तुम्हारा कर्जदार रहेगा। जायान ने जवाब दिया, शहर मेरा नहीं हुजूर, हम सब शहर के कर्जदार हैं। किसी को पानी से, किसी को साए से, किसी को दुआ से, किसी को एक रोटी से। और वाकई यही बात उसकी पूरी जिंदगी बन गई। वो शादी भी कर सकता था, महल भी ले सकता था, अपना नाम सोने के तख्तों पर लिखवा सकता था, मगर उसने छोटा सा सहन बनाया जिसमें एक ठंडा घड़ा रहता, मुसाफिरों के लिए पानी रखा जाता और एक कोना उन जानवरों के लिए होता जो जख्मी या थके हुए मिलते। लोग कहते, ये आदमी अजीब है, शहर बचाकर भी आम आदमी की तरह रहता है। मगर असल बात यह थी कि वो आम आदमी की अजमत जान चुका था। वो जान गया था कि अल्लाह की रजा अक्सर उसी जगह मिलती है जहां आदमी खुद को बड़ा बनाने से इनकार कर दे। और वो वीरान कुआं, सालों बाद जायान एक बार फिर वहां गया। रात वैसी ही थी, हवा वैसी ही सर्द, मगर अब कुएं के पास एक छोटी सी नहर बहती थी। काई दोबारा हरी हो चुकी थी। उसने किनारे पर बैठकर देर तक पानी देखा। उसे अपनी मां याद आई, सफिया याद आई, अपने बाप का नाम याद आया, वो हिरन का बच्चा याद आया।
और वो रात भी जब उसने पहली बार अपने नाम की सरगोशी सुनी थी। इस बार कोई आवाज ना आई, सिर्फ पानी बहता रहा। और शायद यही जवाब था, क्योंकि बाज औकात अल्लाह की गैबी मदद आसमान फाड़ कर नहीं उतरती, एक साबिर दिल में हौसला बनकर उतरती है, एक सच्चे हाथ में बरकत बनकर उतरती है, एक ठीक लम्हे पर खुलते दरवाजे की सूरत उतरती है, और एक ऐसी रोशनी बनकर उतरती है जो आदमी को यह समझा दे कि नीयत साफ हो तो अंधेरा रास्ता नहीं खाता। जायान की दास्तान का सबक यही है कि गुर्बत इंसान को छोटा नहीं करती, लालच करता है। तन्हाई इंसान को खाली नहीं करती, बेनियती करती है। जुल्म कुछ देर जीतता जरूर है, मगर हमेशा नहीं। सब्र खामोश होता है, मगर कमजोर नहीं होता। और जो शख्स बेबस पर रहम करता है, अपने हिस्से की रोटी बांट देता है, छिपकर मदद करता है, और बदले में सिर्फ रब की रजा चाहता है, उसके लिए वक्त भी एक दिन गवाही देता है। लोग आज भी दारुस्सुहरा की पुरानी गलियों में ये बात कहते हैं कि अगर कभी किसी अंधेरी रात किसी सुनसान सराय के पास किसी टूटी चीज को जोड़ते हुए किसी चिराग की नरम रोशनी दिख जाए, तो समझ लो कि दुनिया अभी पूरी तरह खराब नहीं हुई। कहीं न कहीं कोई जायान अब भी मौजूद है, जो अपने हिस्से का अंधेरा बर्दाश्त करके दूसरों के लिए रोशनी बचा रहा है। और यही इंसानियत है, और यही सब्र है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।